Good morning, students. How are you? I hope you are well at home. Students, आज जो है हम 5th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है भू संसाधन तथा कृषि। बच्चों, भू संसाधन मतलब कि भूमि जो हमारे लिए एक सोर्सेज है, एक संसाधन है जिसका हम उपयोग करते हैं, और कृषि की जो भूमि है उसके ऊपर जो हम कृषि करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। तो बच्चों, आप सभी जानते होंगे कि जो भूमि का उपयोग जो है वो कौन कौन से क्षेत्र में होता है। आप लोग देख चुके हैं अपने आसपास के एरिया में, अपने आसपास के क्षेत्र के अंदर आपने देखा होगा कि भूमि के ऊपर कृषि होती है। कुछ क्षेत्रों के में जो है वन लगे होते हैं, कहीं पार्क बने होते हैं, कहीं सड़कें बनी होती है, कहीं स्कूल बने होते हैं, कहीं बिल्डिंग बनी होती है, कहीं घर बने होते हैं, कहीं फैक्ट्रियाँ बनी होती है। तो ये अलग अलग उद्देश्य से भूमि का जो है ना उपयोग किया जाता है। आज हम इन्हीं उपयोग का जो है वर्गीकरण करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर कहता है कि भू राजस्व विभाग भू उपयोग संबंधी अभिलेख रखता है। भू उपयोग संवर्गों का योग कुल प्रतिवेदन रिपोर्टिंग क्षेत्र के बराबर होता है, जो कि भौगोलिक क्षेत्र से भिन्न है। देखो बच्चों, यहाँ पर जो दो तरह की बात हमारे सामने आती है, एक जो है वो हमारा भौगोलिक क्षेत्र और दूसरा जो आता है वो हमारा रिपोर्टिंग या जो प्रतिवेदन जो क्षेत्र है उसके बारे में। ये दोनों अलग अलग उद्देश्य से जो है उपयोग किया जाता है। जो भूगोलिक क्षेत्र है वो ओवरऑल जो अपना एरिया वो आ जाता है, लेकिन उसका जो रिपोर्टिंग क्षेत्र है उसके अंदर क्या होता है, उसमें भू राजस्व विभाग जो है उस भू उपयोग के संबंधी के बारे में जो है पूरी जानकारी रखता है कि कौन सा भाग, कौन सी भूमि जो है वो कृषि के लायक है या कृषि की जा रही है, कौन से भूभाग के अंदर जो है इमारत बनी हुई है, कौन से भूभाग के अंदर जो ना वो वन है, कौन से भूभाग पर जो है अपने जो चरगाह क्षेत्र है, वो पूरा जो लेखा जोखा है वो भू राजस्व विभाग रखता है। और ये जो भू राजस्व का विभाग का जो कार्य है वो भूगोलिक क्षेत्र की सही जानकारी जो रखने का जो है दायित्व उसी के पास है, या हम कहें कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है उसी विभाग के ये पास है। वही भारतीय सर्वेक्षण विभाग ही जो है मानचित्र का जो है प्रयोग किया जाता है उनके द्वारा, और उसके बाद जो है वो उस क्षेत्र को जो है अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसके बाद कहता है कि भू राजस्व तथा सर्वेक्षण विभाग दोनों में मूल जो है वो अंतर यह है कि भू राजस्व द्वारा प्रस्तुत क्षेत्रफल पत्रों के अनुसार रिपोर्टिंग क्षेत्र पर आधारित है। वो जो है ना वो क्या करता है, भू राजस्व कि नीचे जो है उनके कर्मचारी होते हैं, वो कर्मचारी जो है वो उसके ऊपर आधारित होते हैं कि वो अलग अलग क्षेत्र के अंदर जो है उनका सर्वेक्षण करते हैं। फॉर एग्जांपल जो है अपने यहाँ जैसे हम पटवारी बोल देते हैं अपने, तो पटवारी जो है ना उसका काम यही है, ये उसी के अंतर्गत आता है। जबकि भारतीय जो सर्वेक्षण विभाग है उसका सर्वेक्षण पर जो आधार है वो स्थायी होगा, उसके अंदर जो है बदलाव नहीं आता, बट जबकि भू राजस्व जो क्षेत्र है उसके अंदर जो है बदलाव आ जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि जो भू उपयोग है वो भारत में कौन कौन से क्षेत्र के अंदर जो है वो उसका वर्ग शामिल होता है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम पढ़ेंगे वनों के अधीन क्षेत्र, यानी कि फॉरेस्ट कवर्ड एरिया। यह जानना आवश्यक है कि वर्गीकृत वन क्षेत्र तथा वनों के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र दोनों पैतृक है। सरकार द्वारा वर्गीकृत वन क्षेत्र का सीमांकन इस प्रकार किया जहां वन विकसित हो सकते हैं। भू राजस्व अभिलेखों में इसे परिभाषित को सतत अपनाया गया है। इस प्रकार इस संवर्ग के क्षेत्रफल में वृद्धि दर्ज हो सकती है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वहाँ वास्तविक रूप से वन पाए जाएंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर जो क्या कहता है ये, जहाँ आपने नाम सुना है कि वनों के अधीन क्षेत्र, इसका मतलब ये नहीं है कि जो ना अगर हम वो क्षेत्र देखेंगे वो वन के अधीन है, वहाँ वन है, जंगल है, ऐसा नहीं है। इन्होंने स्पष्ट कहा है भू राजस्व विभाग के अंतर्गत
कि जिस जिस भाग के अंदर पेड़ पौधे हैं वो क्षेत्र वन के अधीन आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने नदी के किनारे वन देखे हैं, पौधे देखे हैं, वृक्ष देखे हैं। आपने सड़कों के किनारे जो है वृक्ष देखे हैं। आपने पार्कों के अंदर जो है वृक्ष देखे हैं। आपने रेलवे के साथ साथ रेलवे पटरी है उसके साथ साथ जो है पौधे देखे हैं। वो क्षेत्र भी जो है ना वो भी हमारा वन के अधीन आता है, वन क्षेत्र के अधीन आता है। इसका ये मतलब मत सोच लेना कि जो वन बताए गए हैं वो जंगल है, वो नहीं है, नहीं, वो भी शामिल है, बट साथ में जो आपको बताया मैंने कि जो पेड़ पौधे हैं जो पार्क में है, स्कूल के अंदर है, कहीं हॉस्पिटल में है, कहीं सुनसान भूमि के अंदर है, कोई चरगाह क्षेत्र के अंदर है, खेतों के अंदर है, सड़कों के किनारे है, नदी के किनारे है, नहर के किनारे है, वो भी उसी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। गैर कृषि कार्य में यानी कि उस भूमि का उपयोग हो रहा है बट कृषि के कार्य में उपयोग नहीं हो रहा। तो इनका उपयोग कहाँ होता है? इनका उपयोग जैसे इस वर्ग के अंदर जो है बस्तियाँ, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे वो शहरी हो। अवसंरचना जैसे सड़कें, नहरें आदि, उद्योग, दुकान आदि भू उपयोग में सम्मिलित है। ये इसमें द्वितीय व तृतीय क्रियाकलापों में वृद्धि से इस वर्ग के भू उपयोग में वृद्धि हुई है। देखो बच्चों, जैसे जैसे हमने अपने आप को विकसित किया है तो क्या हुआ कि हमने प्राथमिक क्षेत्र डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि जो कृषि का जो व्यवसाय है उसको त्याग करते हुए हमने द्वितीय व तृतीय क्षेत्र को जो अपनाया है, उसको जब अपनाया है हमने तो क्या हुआ कि जो कृषि योग्य भूमि थी उसके ऊपर जो है हमने गैर कृषि कार्य जो है वो करना स्टार्ट कर दिया। जिससे जनसंख्या बढ़ रही है तो कृषि भूमि के ऊपर जो है ना हमने क्या किया कि वहाँ पर घर बनाना स्टार्ट कर दिया, बिल्डिंगें बन रही हैं। आप देख सकते हैं कि दिल्ली के आसपास का जो एरिया है वहाँ गुड़गांव, नोएडा या गाजियाबाद, तो वो क्षेत्र जो है कृषि योग्य क्षेत्र होता था, लेकिन आज जो वहाँ पर क्या है बड़ी बड़ी जो इमारतें और कॉलोनियाँ जो वो बनी हुई है। उसके बाद है थर्ड, बंजर व व्यर्थ भूमि। वह भूमि जो प्रचलित प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती, जैसे बंजर, पहाड़ी भूभाग, मूर्स्थल, खड्डे आदि को कृषि अयोग्य व्यर्थ भूमि में वर्गीकृत किया गया है। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या कहता है कि ये वो भूमि है जो बिल्कुल वेस्ट लैंड है, हम उसको कितना ही सुधार कर लें लेकिन वो कृषि के लिए जो ना वो सही नहीं हो पाएगी। वो बंजर भूमि है और व्यर्थ भूमि है। इसका उपयोग जो है हम गैर कृषि कार्य के अंदर अगर करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट हमें मिलेगा। जैसे बंजर पहाड़ है, भूभाग, मूर्स्थल है या बैडलैंड जिसको उत्खात भूमि जिसको बोल देते हैं हम बैडलैंड, वो है, वो भी इसी के अंदर शामिल है। नेक्स्ट है अपना टॉपिक स्थायी चरगाह क्षेत्र। इस प्रकार का जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये जो ना परमानेंट जो है पॉस्चर यानी कि जहाँ पशुओं को जो चराने के लिए लेकर जाया जाता है, ये परमानेंट है। इस प्रकार के अधिकतर भूमि पर ग्राम पंचायत या सरकार का स्वामित्व होता है, ये निजी नहीं होती, ये सरकार या पंचायत का अंडर होते हैं। इस भूमि का केवल एक छोटा सा भाग निजी स्वामित्व में होता है। ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि को जो है हम साझा संपत्ति संसाधन भी बोल देते हैं कि वो कॉमन जो सोर्सेज है उसको हम सभी लोगों के लिए होते हैं, वो सभी लोग उसको यूज करते हैं। उसके बाद हमारा विविध ध्रुव फसलों व उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र। देखो बच्चों, इसके अंदर क्या कहता है कि ये जो ना पेड़ पौधे होते हैं लेकिन वन क्षेत्र के अंदर नहीं आते। ये जैसे हम फल फूल वाले जो ना पेड़ पौधे लगा लेते हैं, हम कोई बाग लगा लेते हैं, तो वो जो पार्ट है वो हमारा उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र में आते हैं। उसके बाद हमारा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। अगला कौन सा अपना कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। देखो नाम से पता चल रहा है कृषि योग्य भी, ये कृषि करने लायक है बट व्यर्थ भूमि, लेकिन फिलहाल ये व्यर्थ है। इसमें सुधार कर जो है हम कृषि के लायक इसको बनाया जा सकता है। तकनीकी के माध्यम से जो है हम उसको कृषि के जो है ना उपयोग में ला सकते हैं।
नेक्स्ट है अपना वर्तमान प्रतिभूमि करंट फ्लो। देखो बच्चों, इसमें दो तरह की होती हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक भी जो है ना अपना आ गया, इसी का पार्ट है वो, जो पुरातन प्रतिभूमि है उसी का पार्ट है। वर्तमान प्रतिभूमि क्या है होता है इसके अंदर कि यह भूमि जो ना कृषि लायक होती है, बट हम क्या करते हैं उस भूमि को जो ना कुछ टाइम के लिए फ्री छोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल 6 मंथ के लिए या 1 ईयर के लिए जो है उसको कल्टिवेट नहीं करेंगे, उसको कल्टिवेटेड नहीं करेंगे, उसको टोटली जो फ्री छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है, अगर हम भूमि को जो ना उसमें कोई भी कृषि नहीं करे, कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो उसकी जो गुणवत्ता है वो फिर से जो है नेचुरल तरीके से, नेचुरल मेथड से जो ना वो फिर से गेन हो जाती है। इसकी जो भूमि की जो गुणवत्ता है वो फिर से बन जाती है। इसमें जो पोषक तत्व है, उर्वरकता है, वो फिर से अपने आप जो इसमें आ जाती है। तो बहुत से किसान जो है ना वो ऐसे करते हैं कि उस भूमि को जो है ना 6 महीने या साल के लिए फ्री छोड़ देते हैं। जो ऐसे भूमि को फ्री छोड़ते हैं उन्हीं को जो है वर्तमान प्रतिभूमि कहते हैं। नेक्स्ट है पुरातन प्रतिभूमि। यह भी कृषि योग्य भूमि है, बट ये 1 साल से अधिक, लगभग 5 साल यानी 5 वर्षों तक जो है ना उसमें कोई भी कृषि की जो कार्य नहीं किया जाता। उसके बाद जो है ना उसमें कृषि की जाती है। ये बोलेंगे हम पुरातन प्रतिभूमि। उसके बाद है निबल बोया छितर, नेट एरिया सोन या नेट सोन एरिया। यह वह भूमि है जिस पर फसल उगाई व काटी जाती है, वह निबल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। यह जो कृषि के ऊपर जो या भूमि ऊपर पड़ने वाले भार को जो है ना वो हम शस्य गहनता के साथ जो है हम उसको निकाल सकते हैं। ये हमारा नेट एरिया सोवन। बच्चों, हरियाणा पंजाब के अंदर जो ना नेट सोवन एरिया ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो है कृषि ज़्यादा की जाती है। यहाँ भूमि का जो उपयोग जो है वो कृषि कार्य में ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो इस आधार पर जो है हमने जो है कृषि या जो अपनी भूमि भूभाग है उसका उपयोग जो है हमने यहाँ पर बताया है। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं ये था अपना भू उपयोग के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कि इस भू उपयोग का कहाँ कहाँ परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन हो रहा है फॉर एग्जांपल, पहले जो ना हम बात करते हैं कि वन क्षेत्र पहले ज़्यादा थे, लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है, औद्योगिक क्षेत्र बढ़ रहे हैं, तो हम वनों को साफ कर रहे हैं। तो ऐसे जो है समस्या परिवर्तन आ रहा है इसके अंदर। जैसे प्रतिभूमि का क्षेत्र कम हो रहा है क्योंकि अब तकनीक बढ़ रही है। तकनीक बढ़ने से क्या होता है कि प्रतिभूमि जो है उसका उपयोग जो है हम हर साल कृषि के अंदर कर सकते हैं। या फॉर एग्जांपल कि जो कृषि योग्य भूमि है उसका उपयोग जो हम गैर कृषि कार्य के अंदर उपयोग कर रहे हैं। तो इसमें जो है परिवर्तन आ रहा है। जो भू उपयोग का जो हमारा सिस्टम था उसमें परिवर्तन आ रहा है। उसी परिवर्तन के बारे में अब हम यहाँ जानेंगे। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, ये अर्थव्यवस्था का आकार। पहला पॉइंट क्या है, अर्थव्यवस्था का आकार। अर्थव्यवस्था का आकार समय के साथ बढ़ता है। जो बढ़ती जनसंख्या, बदलते आय स्तर, उपलब्ध प्रौद्योगिकी व इसी से मिलते जुलते कारकों पर निर्भर है। परिणामस्वरूप समय के साथ भूमि पर दबाव बढ़ता है तथा सीमांत भूमि को भी प्रयोग में लाया जाता है। तो बच्चों, अगर अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ेगा तो भूमि का उपयोग भी बढ़ेगा। जनसंख्या बढ़ेगी तो उनको रहने के लिए और उसके जो आर्थिक क्रिया के लिए जो ना हमें भूमि की उपयोग पड़ेगी, तो उसमें परिवर्तन आते हैं। सेकंड, दूसरा, समय के साथ अर्थव्यवस्था की संरचना में भी बदलाव होता है। दूसरे शब्दों में प्राथमिक व तृतीय सेक्टरों में प्राथमिक सेक्टर की अपेक्षा अधिक तीव्रता से वृद्धि होती है। देखो बच्चों, यहाँ द्वितीय व तृतीय जो क्रियाकलाप है उसके अंदर बढ़ोतरी हो रही है। जब इन दोनों में बढ़ोतरी होएगी तो क्या होगा कि जो प्राथमिक जो सेक्टर है ना उसमें परिवर्तन आएगा। उसमें परिवर्तन कैसे आएगा कि उस भूमि का उपयोग जो है प्राथमिक सेक्टर का में जो भूमि का उपयोग कर रहे हैं उस भूमि को प्राथमिक सेक्टर से छोड़कर द्वितीय व तृतीय सेक्टर में जो उसका उपयोग करना शुरू कर देंगे। या हम यूँ कहें कि इस प्रकार जो है जो कृषि योग्य भूमि है उसको हम गैर कृषि कार्य में जो है उपयोग करेंगे। जहाँ कृषि भूमि है उस क्षेत्र को जो है इमारतें या फैक्ट्रियाँ जैसे हम वहाँ पर स्थापित करेंगे। तीसरा ये कह रहे हैं, तीसरा, यद्यपि समय के साथ कृषि क्रियाकलापों का अर्थव्यवस्था में योगदान कम होता है, भूमि पर कृषि क्रियाकलापों का दबाव कम नहीं होता।
देखो बच्चों क्या कहता है कि हम कृषि तो करते हैं लेकिन उसका उपयोग, उसका महत्व जो है अर्थव्यवस्था के अंदर जो ना उसका जो उसका पार्टिसिपेशन है वो कम है, योगदान कम है अर्थव्यवस्था के अंदर। जनसंख्या ज़्यादा लगी हुई है, भूमि भी ज़्यादा उपयोग कर रही हैं, लेकिन समस्या क्या है कि अर्थव्यवस्था के अंदर जो ना उसका योगदान कम है। जबकि जो दूसरे क्षेत्र कर रहे हैं, चाहे वो दूसरे क्षेत्र हैं जैसे द्वितीय व तृतीय क्षेत्र, उनके अंदर जो अर्थव्यवस्था के अंदर जो है उनका उपयोग या उनके जो योगदान है वो ज़्यादा होता है। तो इससे क्या होगा कि जो कृषि भूमि है उसके ऊपर जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है तो उसके ऊपर जो है उपयोग या उसका दबाव जो बढ़ता जाता है। यहाँ पर क्या कहता है ये फर्स्ट पॉइंट, प्राय विकासशील देशों में कृषि पर निर्भर व्यक्तियों का अनुपात अपेक्षाकृत धीरे धीरे घटता है, जबकि कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान तीव्रता से कम होता है। क्या कहता है ये कि जो विकासशील देश है, फॉर एग्जाम्पल जो भारत जैसे जो देश है वहाँ पर जो विकट समस्या है, समस्या कैसी है कि अर्थव्यवस्था के अंदर जो चेंज आ रहा है उस चेंज के साथ क्या हुआ कि जो कृषि की में जो लगे हुए लोग जो है ना वो चेंज हो रहे हैं, अपना व्यवसाय छोड़ रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से जो व्यवसाय छोड़ा जा रहा है उस हिसाब से जो है उसका जो योगदान है द्वितीय व तृतीय सेक्टर के अंदर वो इतना नहीं बदल रहा। तो ये जो ना इसमें तालमेल जो है वो अच्छे से नहीं बन पाता। सेकंड कहता है कि वह जनसंख्या जो कृषि सेक्टर पर निर्भर होती है प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। वहाँ जनसंख्या बढ़ रही है, जो जिस गति से लोग दूसरे सेक्टर में जा रहे हैं उस सेक्टर के बजाय समस्या क्या है कि यहाँ पर जो जन्म दर का जो फैक्टर वो यहाँ पर काम कर रहा है। उधर से आर्थिक सेक्टर, आर्थिक जो अर्थव्यवस्था अपनी उसमें योगदान इस कम होता जा रहा है, लेकिन जनसंख्या इसके अंदर यानी कि बाहर जो वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ये एक समस्या है विकासशील देशों के अंदर कि जो जनसंख्या है वो बढ़ती, कृषि के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है लगातार। तो फ्रेंड्स आज का इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो इसी के ऊपर आधारित होगा और उसके बाद जो है हम भारत की जो कृषि पद्धति है उनके बारे में जो है पढ़ेंगे कि भारत में जो कृषि है वो उनका मुख्य व्यवसाय या मुख्य जो कृषि है उसका उत्पादन के बारे में, भू उपयोग के बारे में, भू निम्नीकरण के कारण, उस निम्नीकरण के उपाय, ये सब बातें जो है हम इस चैप्टर के अंदर जो है पढ़ेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।